दोस्तों कई बार ऐसा हुआ होगा कि लोगों की बातें सुन सुन के जो का आपका मनोबल है वो बहुत ही टूट जाता है। मतलब ये कि आप बहुत ही नेगेटिव होने लगते हैं, अपने बारे में आप गलत सलत सोचने लगते हैं। जो वास्तविक रूप में आपकी क्षमता होती है उससे कई गुना कम खुद को मानने लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोगों का क्या काम है? लोगों का काम है कहना। तो लोग बहुत सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। वैसे भी पॉजिटिव तो बोलना लोगों को आता ही नहीं, नेगेटिव तो फटाफट बोलते हैं। इसलिए सबकी बातों को बहुत सीरियस लेकर अपना नुकसान मत करिए। याद रखिए, जिस दिन आपके हालात अच्छे होंगे लोग आपके पक्ष में बात करेंगे, और जब हालात बुरे होंगे तो लोग आपके विपक्ष में बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको फोकस इस बात पर करना है कि आने वाला जो समय है उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए। उसके लिए आपको जो भी काम है, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो जी तोड़ करिए, बिजनेस करना चाहते हैं तो जी तोड़ करिए, जो कुछ भी करिए उसमें नंबर वन बनने की कोशिश करिए। लोग भी आपके बारे में फिर अच्छा अच्छा ही बात करेंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आज की तारीख है 26 मार्च। आइए शुरू करते हैं आज के यानी कि 26 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, ये जो संस्था है इसके द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का जो अवार्ड था ये किसको मिला था? बाल कृष्ण दोषी को मिला था। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो अवार्ड है ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, रॉयल गोल्ड मेडल, और इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट नामक एक संस्था है वही देती है। और 2022 का अवार्ड मिला किसको? बाल कृष्ण दोषी को। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा माना जाता है? आंध्र प्रदेश। अभी देखो, स्टेटी जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका जो करंट अफेयर ही है, और ये घोषणा हुई थी दिसंबर 2021 में। साहित्य के लिए जो 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार है, 12वां, अब देखो साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको कहते हैं मणिपुर राज्य पुरस्कार। यह एक स्टेट अवार्ड है मणिपुर का, और 2020 का ये अवार्ड दिया गया बेरिल थंगा को। यूपी का 10वां रामसर साइट हाल ही में बना है हैदरपुर, जो कि बिजनौर में स्थित है। एग्जाम में ये प्रश्न आएगा कि हैदरपुर जो कि यूपी का 10वां रामसर साइट है, यूपी के किस नगर में है, किस शहर में? तो बिजनौर में है, याद रखना। और ये भारत का 47वां रामसर साइट है। ये एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, ये किस प्रदेश की योजना है? तो उत्तर प्रदेश की। किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। काजू वैली वेटलैंड किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य बना है? तो तमिलनाडु का। तो ऐसे याद रखो कि काजू वैली मतलब काजू की घाटी है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वैसे भी तमिलनाडु में काजू होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है। मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को, याद रखना। इसकी थीम है 2021 में इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इन इक्वलिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारतीय भारोत्तोलक संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता? तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारतीय भारोत्तोलक संकेत महादेव सरगर ने जीता है गोल्ड मेडल। एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारतीय भारोत्तोलक संकेत महादेव ने कौन सा अवार्ड जीता, कौन सा मेडल जीता? तो इसका उत्तर होगा गोल्ड मेडल। इसरो ने नाविक, नाविक से जानते हैं ना, जिस प्रकार से है ना एक हमारा अपना निजी, जैसे गूगल मैप होता है वैसे नाविक हमारा अपना सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। तो इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए ओप्पो मोबाइल कंपनी से साझेदारी की है, ये भी याद रखना। चौथे एशिया युवा पैरा गेम्स, ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? मनामा में। और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीता था किसने? ईरान ने जीता था। भारत ने कुल 44 पदक जीता था, तो ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 125वें हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन मणिपुर में किया गया, और मणिपुर इसका विजेता रहा था। ठीक है, किसको हराया था? रेलवे को हराया था। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कोझिकोड में, EMS स्टेडियम कोझिकोड में फाइनल मैच हुआ था। 125वें हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता बना मणिपुर। डेविस कप 2021 को किसने जीता था? रूस ने। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश में, विजेता भी आंध्र प्रदेश ही रहा। तो याद रखना कि राष्ट्रीय नेत्रहीन
T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ उसमें विजेता रहा आंध्र प्रदेश। एटीपी फाइनल्स खिताब, एटीपी फाइनल्स खिताब ये किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 ये जीता है केंटो मोमोटा ने पुरुष एकल। और टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन 2021 जीता अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के जो कि लास्ट 6 मंथ के दौरान पूछे गए थे। आगे भी इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं उसका रिवीजन हम लोग लगातार करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी इंडियन बिलियनियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या है? तो ये प्रश्न क्या है कि विच इंडिया सिटी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंडियन बिलियनियर्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाई हेनले एंड पार्टनर्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो कहाँ पर हैं? मुंबई में है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अरबपतियों की संख्या है वो मुंबई में है, लेकिन दूसरे नंबर पर दिल्ली है। तो हेनले एंड पार्टनर्स की इंडियन बिलियनियर्स की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पर है? मुंबई में। और मुंबई में 31 बिलियनियर हैं और 249 सेंटी मिलियनियर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2031 तक मुंबई में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 80% बढ़ जाएगी। जिन धन कुबेरों के पास $1 बिलियन यानी कि 1000 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति होती है उन्हें कहते हैं बिलियनियर। और जिनके पास $100 मिलियन से 1000 मिलियन डॉलर तक की संपत्ति होती है उन्हें कहते हैं सेंटी मिलियनियर। देश की राजधानी मुंबई धन कुबेरों की पसंद के मामले में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में 15 बिलियनियर हैं, 122 सेंटी मिलियनियर हैं, 2000 से ज़्यादा मल्टी मिलियनियर और 30,500 HNWI रहते हैं। कोलकाता और इस शहर में मतलब 6 बिलियनियर हैं और 50 सेंटी मिलियनियर हैं। वहीं पर बात करें तो बेंगलुरु जो कि लिस्ट में 5वें स्थान पर है, यहाँ पर 6 बिलियनियर हैं, 46 सेंटी मिलियनियर हैं। तो टॉप 3 कौन कौन से हैं? टॉप 3 पहला तो मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता। और हुरोन की एक ताज़ा रिपोर्ट की माने तो पिछले साल भारत में 51 नए अरबपति बने। इसके साथ ही भारत में अब अरबपतियों की कुल संख्या 250 से ज़्यादा हो गई है। अब अरबपतियों के मामले में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति USA में है, फिर चाइना में है और भारत तीसरे स्थान पर है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक MLA एक पेंशन योजना किस प्रदेश ने लागू किया? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द 1 MLA 1 पेंशन स्कीम। तो दोस्तों ये शानदार स्कीम लागू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, उन्होंने हाल ही में ये घोषणा की है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई टर्म में MLA बनते हैं और हर टर्म का उन्हें पेंशन मिलता है। और कई लोग MP भी होते हैं, MLA भी होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें 2-2 पेंशन मिलती है। MLA वो 4 बार हो गए तो 4 बार की पेंशन होगी, MP 2 बार हो गए 2 बार की पेंशन होगी। तो कई लोग मतलब पेंशन के नाम पर काफ़ी धन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि MLA आप चाहे जितनी बार बनो पेंशन एक ही मिलेगी। और ये शानदार काम किया गया है किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। और बेसिकली इसे पूरे देश में लागू भी करना चाहिए। अन्य जो राज्य हैं उसको समझना भी चाहिए कि ये स्कीम जो है वो देश हित में है। ठीक है, पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी चाहे वह कितनी भी बार चुनाव जीता हो। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। तो देखो आप सरकार के अब पंजाब में जो सरकार बनी किसकी बनी है? AAP की सरकार है आप। तो इस फैसले से सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो कांग्रेस और अकाली दल को लगा है। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा राजेंद्र कौर भट्टल समेत अकाली दल और कांग्रेसी दिग्गजों को लगा है। और कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें मतलब 3.5 लाख से लेकर 6.5 लाख तक का मंथली पेंशन मिलता है। प्रकाश सिंह बादल को देखें तो इनकी जो पेंशन है 5.25 लाख की है। तो फिलहाल अभी ये पेंशन लेना बंद कर दिए हैं क्योंकि इन्हें ज़रूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पड़ोसी स्टेट है श्रीलंका, इस समय वहाँ पर हालात बहुत ही बुरे हैं आर्थिक रूप से। वहाँ पर खाने के लिए यानी कि हमारा पड़ोसी इस समय दाने दाने को मोहताज होने की कगार पर है। गलत नीतियों के कारण
और सबसे बड़ा जो गलती किया गया इस देश के द्वारा वो था हम्बन टोटा पोर्ट को लीज पर दे देना। किसको? चाइना को। चाइना से कुछ कुछ कर्ज लिया गया और कर्ज के बदले जब कर्ज श्रीलंका चुका नहीं पाया तो उसने जो है अपना पोर्ट लीज पर दे दिया। और बेसिकली जो श्रीलंका है वहाँ पर क्या होता है कि जो इनकम होती है वो किससे होती है? पर्यटन से होती है। पर्यटन 2 सालों से ठप है, आप देख ही रहे होंगे। तो फिलहाल अब हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो यही प्रश्न एग्जाम में आएगा, जो कि हम्बन टोटा ये श्रीलंका में है, लेकिन इस पोर्ट को चीन ने लीज पर लिया हुआ है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि श्रीलंका पर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज है। इसमें 10% हिस्सेदारी चीन की है। और हम्बन टोटा पोर्ट बनाने के लिए श्रीलंका ने चीन से 1.4 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। कर्ज चुका नहीं पाने पर 2017 में हम्बन टोटा पोर्ट को लीज पर चीन को सौंप दिया था श्रीलंका ने। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका में एक कप चाय की कीमत 100 रुपये के बराबर है। शक्कर 290 रुपये किलो, चावल 500 रुपये किलो, मिल्क पाउडर 400 ग्राम 790 रुपये, गैस सिलेंडर 4119 रुपये, पेट्रोल डीजल की बात ही मत करिए। और काफ़ी बुरे हालात हैं। हालांकि श्रीलंका सरकार ने हाल ही में भारत सरकार से मदद मांगी है और भारत ने नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसके आधार पर श्रीलंका को मदद देने की बात भी कही है। जल्दी मदद पहुंचा दी जाएगी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो नए ग्रहों की खोज कितनी की गई है? कुल मिला के 65, ठीक है, 65। तो ये भी याद रखना आप, कुल 65। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। नासा का दावा है कि इसमें कुछ प्लानेट धरती की तरह ही है। अब यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जो ये ग्रह मिल रहे हैं, क्या वहाँ पर मानव की आबादी बसाई जा सकती है? क्या एलियन इन ग्रहों पर रहते होंगे? और भी तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अभी हमें फ़िलहाल मिला नहीं है। इतना याद रखना कि नासा मतलब द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबल सिविल स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। बिल नेल्सन ये प्रशासक हैं नासा का। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगो है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। और फाउंडर कौन थे? डी आइजनहावर। तो इतने बात आपको याद रखना है। किस देश ने ब्रिक्स टीका अनुसंधान और विकास केंद्र ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर को लॉन्च करने वाला देश बन गया है हमारा प्यारा भारत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने के लिए 2018 में जो जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था उसी में ये घोषणा की गई थी। वर्षों से और विशेष रूप से महामारी के दौरान इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई और अंत में नई दिल्ली में जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसकी घोषणा में नेताओं ने आभासी प्रारूप में ब्रिक्स वैक्सीन R&D केंद्र के जल्द लॉन्च के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माण उद्योग है जो 150 से अधिक देशों को टीकों की आपूर्ति करता है और WHO की वैक्सीन आवश्यकताओं के 65 से लेकर 70%, यह बहुत बड़ा अमाउंट है। तो 65 से 70% जो ज़रूरत है WHO की, ये ज़रूरतें सिर्फ भारत से ही पूरी हो जाती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैक्सीन सहयोग पर ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र और कार्यशाला का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग? तो ये स्टेट बन गया है केरला। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। और फ्रेंड्स बात करेंगे केरला के बारे में, तो केरला की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। पी विजयन ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 140 है। राज्यसभा की 9 सीटें हैं। लोकसभा की 20 सीटें हैं।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम में जो कि पूछा जाता है वो ये है कि मकर विलक्कु त्योहार यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखना कि सबरीमाला मंदिर में ये त्योहार मनाया जाता है और ये कहाँ पर है, केरल में। अगला क्वेश्चन है सुजलम 2.0 कंपैरिजन को किसने स्टार्ट किया। हाल ही में किसने स्टार्ट किया है सुजलम 2.0 अभियान को। तो सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, 23 मार्च 2022 को सुजलाम 2.0 अभियान का शुभारंभ गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है ग्रे वाटर का प्रबंधन। ग्रे वाटर मतलब देखो फ्रेंड्स, हमारे घरों से यानी कि जो घरेलू अपशिष्ट जल होता है, जैसे कि सेविंग करते समय, बर्तन धोने के बाद घर में जो भी पानी इस्तेमाल होता है, जब वो वेस्ट हो जाता है तो उसको फिर से जो है यूजेबल बनाना, यानी कि उसको रिसाइकिल करना ही इस सुजलाम 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य है। और जल शक्ति मंत्रालय के बारे में जान लीजिए, इसका गठन अभी हाल ही में 2019 में किया गया और पहले जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद रखिएगा इसके बारे में भी। और देखो, भारत का जो पहला हर घर जल वाला राज्य बना था वो गोवा बना था। एग्जाम के लिए सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। हर घर जल का जो लक्ष्य है इसे 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ड्रिंक फ्रॉम टैप वाटर वाला भारत का जो पहला शहर बना है वो बन गया है पुरी। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना था, इंदौर, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात कही जा रही है कि सक्षम। सक्षम क्या है, यह एक अपतटीय गश्ती पोत है, मतलब ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है। पूछा जा रहा है कि सक्षम विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एन ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल ऑफ विच आर्म फोर्सेस। आंसर इसका इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ICGS सक्षम ये 5वां और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तटरक्षक बल के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। किसने बनाया इसको, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और अगर बात करें हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में तो स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। वर्तमान में महानिदेशक DG कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया जी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एक बात याद रखना कि इंडियन कोस्ट गार्ड ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक जिन्हें हाल ही में व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया गया है, तो कोऑर्डिनेटर फॉर कोविड-19, तो ये बनाए गए हैं आशीष झा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक हैं आशीष झा और इन्होंने जेफ जिंट्स की जगह ली है, जेफ जिंट्स। और वर्तमान में आशीष झा अमेरिका में एक प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। तो याद रखिएगा कि व्हाइट हाउस में इन्हें नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा कि किस बैंक ने लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये बैंक है HDFC बैंक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। HDFC बैंक स्थापना होती है अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई में। CEO हैं शशिधर जगदीशन और अध्यक्ष कौन है, अतनु चक्रवर्ती। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर ऑफ द डे और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। और कल आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन किया गया था ओमान में और 21 से लेकर 28 जनवरी 2022। और आपको बता दें कि इसमें चैंपियन रहा जापान। जापान ने क्या जीता, गोल्ड। और सिल्वर जीता था साउथ कोरिया ने। भारत को क्या मिला था, ब्रोंज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अब आज का प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया। तो बताइए कि ये विश्व क्षय रोग दिवस अभी हाल ही मनाया गया, कब मनाया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, जो बाकी के प्रश्न हैं आपके लिए रिवीजन, स्टैटिक जीके और बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की, चाहे वो UPSC की परीक्षा हो, UPPSC की परीक्षा हो, किसी भी स्टेट लेवल TT की परीक्षा हो, या फिर स्टेट लेवल टीचिंग यानी कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो,
तो इसके लिए आप डेली टॉप 50 जो सीरीज आती है प्रतिदिन शाम को ये 7 बजे वीडियो अपलोड होता है, उसको ज़रूर वॉच किया करें। इससे आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। एक बार सेशन ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेशन आपके लिए क्या मायने रखता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।